अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं कि ब्लड बिल्कुल ही सिर्फ बॉटम पे टच हुआ हुआ है। इतना तो हो कि जब आप उसको इन्वर्ट करें, आपको पता है ना वॉइल को आपने इन्वर्ट करना होता है, ये तो सबको पता है ना, मिक्स यस करना मैम। होता है थोड़ा सा एंटी, तो उसका मकसद यही होता है जो आप अपना सवाल पूछ रही हैं। तो हम 3 to 4 टाइम्स मिक्सिंग करते हैं। अब 3 to 4 नहीं हमेशा करते, ये भी बॉयल पे डिपेंड करता है, लेवेंडर है, सीरम बॉयल है, या फिर पीटीए वाली बॉयल है, ब्लू बॉयल है। तो ये डिपेंड करता है फिर उस लिहाज से, किसी में 8 to 10 टाइम्स हमने इन्वर्ट करना होता है, किसी में 3 to 4, किसी में 5 to 7। तो इन्वर्ट इसीलिए करते हैं ताकि दोनों की मिक्सिंग हो जाए। जब आपने ब्लड ही बिल्कुल मतलब सोच सोच के एक कतरा डाला है, तो वो क्या आपने मिक्स करना, उसको फिर नहीं होता। तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है ना ये, कि डिस्टर्ब होंगे। जब हमने स्टैंडर्ड को वायोलेट किया तो हमारे रिजल्ट्स ने तो डिस्टर्ब होना ही होना है। अब समझ आ गई आपको? यस मैम। चलें ठीक है। अब ये मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज बता रही थी, जल्दी जल्दी से इनको हम कर लेते हैं। आरबीसी जो है नॉर्मल मेल्स में कितने होते हैं, मेल्स में ज्यादा होते हैं, फीमेल्स में कम होते हैं। अब आप में से कोई सवाल पूछेगा कि फीमेल्स में क्यों कम होते हैं और मेल्स में ज्यादा क्यों होते हैं, तो ये मैं आपको 100 बार पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से कोई खुद बता दे। मैम क्योंकि मेल में जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से जो है ना आरबीसी की प्रोडक्शन मेल में ज्यादा है जबकि फीमेल में कम होती है। रुबाब, ये क्या बात और हुई? मैम उनमें रीजन बताना। मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज शाबाश होता है मेल्स में। जी, ये बात है ना, टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं आरबीसी ज्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हाई मेटाबॉलिज्म करा देता है। मेल्स में ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होती है बनिस्बत फीमेल बॉडी के। जब मेल बॉडी ज्यादा कंज्यूम करती है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। जब हाइपोक्सिया होता है तो ये सिग्नलिंग किडनी की तरफ जाती है, और किडनी एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करके बोन मैरो को सिग्नल करती है कि भाई बोन मैरो प्लीज, बॉडी में बहुत ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, और वो सेल जिसने बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, उस सेल को बनाओ। तो बोन मैरो को पता चल जाता है कि दूसरे अल्फाज में मुझे किडनी कहना चाह रही है कि मैं आरबीसी बनाऊं, और वो आरबीसी ज्यादा बनाती है। तो इस तरह आरबीसी का रेट नॉर्मली ज्यादा होता है मेल में फीमेल्स की निस्बत। ये रीजन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत मर्तबा मना किया कि ये इलॉजिकल रीजन आपने कभी नहीं देनी कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ड्यू टू मेंसेस, ड्यू टू पीरियोडिक साइकिल, उनका सारा ब्लड जो है रिलीज हो जाता है बॉडी से, इसलिए उनमें कम होते हैं और मेल्स में ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत इलॉजिकल सी बात है। मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि आपने प्रोडक्शन लेवल पे डिफाइन कर प्रोडक्शन लेवल पे इस चीज को डिफाइन करना है, ना कि वेस्टेज लेवल पे। जो आपका जवाब है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला, ये तो ये है ना कि फीमेल में ज्यादा वेस्ट हो रही है, मेल में वेस्ट नहीं हो रहे बनिस्बत उसके, क्योंकि मेल में कंपैरिजन में कोई साइकिल नहीं होता। तो आपने प्रोडक्शन लेवल पे बताना है कि मेल्स में कंजप्शन ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, तो ये वाली फैक्टर भी आपका क्लियर हो गया। फिर पीसीवी जिसको हम हिमेटोक्रिट कहते हैं, मेल्स में ये ज्यादा होता है क्योंकि मेल्स में आरबीसी ज्यादा है, फीमेल्स में कम होता है। लेकिन अगर अगर आप कह रहे हैं कि ना हमें मेल नहीं याद रहना ना हमें फीमेल में, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है, 40 से 52 और 36 से 48, तो आप सिर्फ 45% याद रख लें, ये एवरेज है। इससे आपको कम से कम पता चल जाएगा। अगर किसी का 20 आया हुआ है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कम है, किसी का 80 आया हुआ है हिमेटोक्रिट तो आपको पता चल जाएगा ये ज्यादा है। मतलब आप स्टैंडर्ड याद रखें अगर आपको ज्यादा मसला आ रहा है। बाकी हमारा एमसीएच कितना होता है, एमसीवी कितना होता है, एमसीएचसी कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो एमसीवी है हमारे पास वो फेम्टोलीटर्स में आता है, 80 to 95 होता है। एमसीएच जो है वो 27 से 34 होता है। रेटिक्स जो है 50 से 150 होता है। ठीक है, और बाकी ये डब्ल्यूबीसी के डिफरेंशियल आ गया, न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं, लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं, मोनोसाइट्स, eosinophils और बेसोफिल्स। तो जो टोटल डब्ल्यूबीसी है हमारे पास वो 4 to 11 होते हैं। 4 to 11, 10 रेज पर 9, 10 रेज पर 12 में कौन सी वैल्यू लीड करनी है हमने, सिर्फ और सिर्फ जल्दी बताएं। आरबीसी। आरबीसी जी। तो वो आरबीसी सिर्फ ये 10 रट्टा और 12। लगाएं या मेमोरी बेस्ड करें या जो भी करें आपकी मर्जी, मगर आपने इसको गलत नहीं करना। 10 रेज पर 12 में हम आरबीसी लेते हैं, बाकी हम 10 रेज पर 9 में ले रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसी टोटल 4 से 11 10 रेज पर 9 है। और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स हमारे 1 से तकरीबन 7.5 तक होते हैं, लिम्फोसाइट्स 1.5 से 3.5 तक, मोनोसाइट्स हमारे 0.2 से 0.8 तक, इओसिनोफिल्स बहुत कम, और बेसोफिल्स तो बस मजाक ही है, यानी है ही नहीं है, इतने थोड़े से हैं। और प्लेटलेट्स जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक। ठीक है बेटा, ये हमारी मेजर वैल्यूज थी। नीचे वाली मैंने इसलिए नहीं पढ़ी कि फेरिटिन, विटामिन बी 12 ये आपको वक्ती तौर पे उसी वक्त भी याद हो जाती हैं, यानी ये नॉर्मल रूटीन में आपने याद रखनी ही नहीं होती, इतनी मतलब यूज नहीं होती। लेकिन जो ऊपर वाली चीज है ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप आरबीसी की शेप देखें तो आपको ये बाइकन केव नजर आ रहा है, 7 से 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक हो गया। प्लेटलेट्स की शक्ल देखें आप, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कह रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे शीशा हमने तोड़ा है और उसका छोटा छोटा सा पोर्शन फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, तो ऐसा ही है।
ये मेगा कैरियोसाइट्स के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। और उसके बाद आपको डब्ल्यूबीसीज नजर आ रहे हैं, इसमें से कौन से वो हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और कौन से ग्रेन्युलोसाइट्स, कोई बता सकता है? मैम जो न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल मैम मैम बेसोफिल एंड बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स इन द ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मैम। जी शाबाश। तो मोनोसाइट जी ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल में आपको ग्रेन्युलेशन भी दिख रही है, इसलिए ग्रेन्युलोसाइट्स, और जो बाकी दो साइड पे हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से कौन सा सेल है जो सेल कहलाने के लायक नहीं है या जो ट्रूली सेल नहीं है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। प्लेटलेट, वो खुद से प्लेटलेट नहीं आर नॉट ओरिजिनेट हुआ, वो मेगा कैरियोसाइट के टूटने से बना है। फिर मैं आपसे पूछूं मोस्ट अबंडेंट बॉडी का सेल कौन सा है इन तीनों में से? आरबीसीज। फिर मैं आपसे पूछूं मोस्ट अबंडेंट लार्जेस्ट सेल कौन, सॉरी अबंडेंट नहीं, लार्जेस्ट सेल कौन सा इन तीनों में से साइज के लिहाज वाइट से? वाइट ब्लड। मोनोसाइट्स। उसमें मोनोसाइट। जी ठीक है। तो ये अब हमारे पास डायमीटर्स आ रहे हैं और डेज आ रहे हैं कि लाइफ स्पैन कितना होता है। वैल्यूज जो है नॉर्मल और फंक्शंस वो आप सबको बचपन से ही पता है, वैल्यूज तो अभी अभी हमने रिवाइज कर ली है। आरबीसीज का डायमीटर 7 से 8 होता है, हमें पता है। प्लेटलेट्स का कितना होता है? प्लेटलेट्स का भी बिल्कुल, लिम्फोसाइट्स की जितनी क्वांटिटी है ना प्लेटलेट्स को उतना होता है, यूं याद रख सकते हैं आप। प्लेटलेट्स का 1.5 से या 1.5 से भी कम, मतलब हाफ से 3 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी कि सबसे छोटा प्लेटलेट होता है हमारा। फिर जो हमारे डब्ल्यूबीसीज है वो सबसे बड़े हैं। आप देखें कि आरबीसी 7 से 8 था मैक्सिमम, प्लेटलेट 3 तक था मैक्सिमम, लेकिन अगर आप डब्ल्यूबीसी देखें तो ये 15 तक जा रहे हैं, 12 से 15। तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट होते हैं। बाकी प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स का हाफ लाइफ जो है या लाइफ स्पेन है ये सिर्फ 120 दिन होता है, 4 महीने। प्लेटलेट सिर्फ 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। बाकी न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इनके लिए वेरिएशन है, यानी इनको हम याद ही नहीं करते क्योंकि ये हर बार बदल ही जाते हैं, इसलिए हमारा दिल टूट जाता है। अब मैंने आपको पेरिफेरल स्मीयर का वर्ड यूज किया था लेक्चर के स्टार्ट में, अगर आपको याद हो, याद है? मैंने कहा था आगे जाके पढ़ते हैं इसको हम। जी मैम। यस मैम। ठीक है। तो वो जो ब्लड का ड्रॉप स्लाइड पे डाला था आपने और उसको माइक्रोस्कोप में आपने देखना था, उसमें आपने बेसिकली क्या देखना था? तो बेटा उसमें आपने देखना था कि शेप क्या चल रही है सेल की। शेप सेल की देख के हमें आइडिया होता है। जैसे अगर आपको सबसे पहला सेल नजर आए कि हम आरबीसीज की एनोमलीज देख रहे हैं, एनोमलीज मतलब एबनॉर्मेलिटीज, ऑड नेचर। और अगर आपको 8 माइक्रोमीटर से बड़ा नजर आए तो फिर आप कहेंगे कि ये मैक्रोसाइट नजर आया है, और आप रिपोर्ट पे लिख देंगे पेरिफेरल स्मीयर की रिपोर्ट पे कि मैक्रोसाइट नजर आ रहे हैं, कितने पेरिफेरल नजर आ रहे हैं ये बता देंगे। अब आप में से कोई पूछ ले कि मैम अब क्या हम वहां पे स्केल लेके बैठे होंगे माइक्रोस्कोप में कि हम एग्जैक्ट गिने कि ये वाला आरबीसी 7 माइक्रोमीटर से ऊपर का लग रहा है तो ये मैक्रोसाइट है? तो इसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, जब आप देखते रहते हैं तो आपको नॉर्मल आरबीसी एक बार नजर आएगा माइक्रोस्कोप में, आपकी आंख पिक कर लेगी कि ये नॉर्मल का साइज है नॉर्मली। मतलब माइक्रोस्कोप में कोई मेजरमेंट्स थोड़ी होती हैं, बस आपका आपकी प्रैक्टिस होती है और तुक्का होता है कि ठीक है मुझे ये लग रहा है, अंदाजा होता है। वो फिर जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। तो नॉर्मल से थोड़ा सा साइज बड़ा लगे तो आप मैक्रोसाइट डिक्लेयर कर दें। फिर एक ऐसा आरबीसी जिसके अंदर एक छोटा सा डॉट लगा हो तो उसको आप टारगेट सेल कह दें। फिर एक ऐसा आरबीसी जिसके अंदर आपको हल्की हल्की सी इस तरह की लेयरिंग नजर आ रही है एक छोटी सी, उसको आप स्टोमेटोसाइट कह दें। ये नॉर्मल लिवर डिजीज में, अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स में, या फिर जो डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स भी होते हैं ना उनमें भी स्टोमेटोसाइट दिख जाता है। टारगेट सेल तो बड़ा मशहूर है कि ये आयरन डेफिशिएंसी में और हीमोग्लोबिनोपैथी जैसा कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स में दिखता है। आयरन डेफिशिएंसी और हीमोग्लोबिनोपैथी तो आपने यानी कि थैलेसीमिया खासतौर पे याद रखना है। बाकी पेंसिल की तरह के सेल नजर आते हैं जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर काइनोसाइट्स कब नजर आते हैं? ये भी जनरल लिवर डिजीज में। कैंथोसाइट किस तरह के दिखते हैं? आपको इनकी शेप्स तब आनी चाहिए अगर आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, वरना ये वाला पोर्शन आपके किसी काम का नहीं है, बाकी आपके एमसीक्यू इससे सोल्व होंगे। लेकिन ये सीबीसी स्ट्रिप रीड करने में नहीं हेल्प करेगा, ये पेरिफेरल स्मीयर को रीड करने में हेल्प करेगा। ठीक है। फिर अगर आरबीसी 7 माइक्रोमीटर से छोटा हो गया तो वो माइक्रोस्फीरोसाइट कहलाएगा। और टूटे हुए टुकड़े हैं जिसको हम शिस्टियोसाइट कहते हैं, वो टूटा हुआ आरबीसी, फ्रेगमेंटेड आरबीसी किन बीमारियों में नजर आता है? बड़ा ही मशहूर है, अभी तक का मैं सबसे मशहूर एमसीक्यू या सबसे मुश्किल एमसीक्यू बोलूं वो शिस्टोसाइट या फ्रेगमेंटेड आरबीसी। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता कि फ्रेगमेंटेड आरबीसी कहाँ नजर आता है। तो डीआईसी में, व्हाट इज डीआईसी? डिसेमिनेटेड डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर इंट्रावास्कुलर कोagulation। कोagुलेशन। शाबाश। ऐसे ही माइक्रो एंजियोपैथी में एचयूएस क्या होता है? हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और टीटीपी? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोटिक पर्परा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा।
जी ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड आरबीसी हमें इन मेजर कंडीशंस में नजर आता है। फिर एलिप्टोसाइट हमें बाय नेचर बाय बर्थ जिनको हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस हुई है उनमें नजर आता है। फिर टीयर ड्रॉप पोइकिलोसाइट जो है ये हमें माइलोपोइसिस में, जब माइलोफिब्रोसिस हो जाती है पेशेंट में या एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो रही है उन कंडीशंस में भी नजर आता है। और कभी कभी थैलेसीमिया में भी नजर आ रहा होता है। जो अल्फा थैलेसीमिया में होता है उसमें तो ओकेजनल नजर आता है, आ गया कभी ना नजर आया, ये वाला सीन होता है। लेकिन जो बाकी बीटा माइनर बीटा मेजर होते हैं उनमें ये कॉन्सिस्टेंटली नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी बुक में। बाकी बास्केट सेल इस तरह की शक्ल का होता है। सिकल सेल तो आप सभी को पता है, यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसे सिकल सेल ना पता हो, क्योंकि बड़ा मशहूर है। बाकी माइक्रोसाइट आरबीसी छोटा होगा। ये नॉर्मल आरबीसी की आपको शेप मैंने पहले भी दिखा दी है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ए न्यूक्लिएटेड होता है, ये आपको पता है। फंक्शन भी इसका पता है, कैरी ऑक्सीजन। उसके बाद ये नॉर्मल आरबीसी है, स्फेरिकल है, ओवल है और सिकल सेल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उन कंडीशंस पे जिनमें आरबीसी काउंट कम हो जाते हैं। तो एक कंडीशन तो आप सबको पता है, जब आप किसी की एच बी और आरबीसी देखें और वो कम आए तो आप उसको क्या कहते हैं? मतलब खुद ही आपके मुंह से निकल आता है कि आपको क्या है, आप पेशेंट को क्या कहते हैं? एनीमिक। जी, आप कहते हैं कि आपको एनीमिया, मुझे लग रहा है आपको एनीमिया है। इवन के सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी अगर सीबीसी की स्ट्रिप रीड कर रहा है ना, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है मुझे लग रहा है आपको एनीमिया है या आपको एनीमिया है। उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला बच्चा तो वो कहेगा आपको एनीमिया, जाके आप अपने सप्लीमेंट का चार्ट बनवाएं। मतलब आप इतना बता सकते हैं पेशेंट को। लेकिन उसके अलावा कब कब आरबीसी काउंट लो हो सकता है? जब बहुत ज्यादा आपकी ब्लीडिंग हुई हो, यानी कि कोई रोड पे गिरा है, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, किसी का बहुत ज्यादा ब्लड, 5 लीटर तो टोटल आपके अंदर ब्लड होता है, उसमें से 2 लीटर वो बंदा सड़क पे जाया करके 3 लीटर लेके हॉस्पिटल पहुंचा है, तो ऑफ कोर्स उसके भी आरबीसी काउंट जब हम चेक करेंगे कम ही आएंगे। या फिर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो गई है, हिमोलिटिक एनीमिया हो गया। हिमोलिटिक एनीमिया क्या होता है अगर एक लाइन में कोई आपको पूछे? लाइफ स्पैन डिस्ट्रक्शन अगर वो लाइफ साइकिल कम हो जाता है जी, आरबीसी का लाइफ स्पेन कम हो जाता है। अपनी 30 बात को डेज ना मुख्तसिर करके मगर मजबूत करने की कोशिश किया करें। अगर आप आरबीसी का लाइफ स्पेन कम हो जाता है, इसकी बजाय अगर आप कह दें कि आमतौर डिस्ट्रक्शन पे ऑफ आरबीसी 120 दिन में मरते हैं, और अगर वो 40 से 50 दिन में या इससे भी कम टाइम में मरना शुरू हो जाए तो ये हिमोलिटिक का नहीं है। अगले बंदे की अगले सुनने वाले के 3 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे, उसको आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पेन भी पता चल जाएगा, हिमोलिटिक एनीमिया में उसका कितना ड्यूरेशन होता है ये भी पता चल जाएगा, और हिमोलिटिक एनीमिया की डेफिनेशन भी पता चल जाएगी। फिर ऐसे ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, अगर आपको उसकी वजह से भी आपको आरबीसी कम हो जाते हैं बॉडी में। बोन मैरो जो कि हाउस है आरबीसी बनाने का, बल्कि पूरे हमारे ब्लड सेल्स बनाने का हाउस है, घर है, पूरी एक फैक्ट्री है, वही जब उसकी नीयत खराब हो जाएगी तो फिर आरबीसी नहीं बन पाएंगे। ऐसे कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाए आपको, या किडनी फेलियर हो जाए, किडनी फेलियर की वजह से आरबीसी क्यों कम हो रहे हैं? अभी अभी हमारी बात हुई है। इथ्रोपोइटिन मैम एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइटिन ये स्प्लिट प्रोडक्शन कम करता हो है ना। जाएगा जी शाबाश। किडनी में एरिथ्रोपोइटिन बनाना है ना, किडनी में जब एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं बोन मैरो के पास जाएगा तो बोन मैरो आरबीसी नहीं बनाएगा। आमतौर पर एरिथ्रोपोइटिन जाती है ना सिग्नल लेके। और उसके बाद हाई आरबीसी काउंट कब होता है? पॉलीसाइथीमिया में। पॉलीसाइथीमिया आपको पता है इसमें आरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, हेमाटोक्रिट 80% से ज्यादा हो जाता है, जबकि नॉर्मली हमने 45% पढ़ा है। डिहाइड्रेशन में, जैसे जब मैं सेकंड ईयर में थी एक बार मैंने अपनी सीबीसी करवाई तो मेरी एचबी 22 आई, तो मैं बड़ी परेशान कि मैंने तो इस नियत से कराई थी कि मेरी एचबी कम आनी है, ये क्या हो गया 22 आ गई है। तो फिर मेरे एक वहां पे सीनियर खड़े थे, मैंने उन्हें कहा कि ये मतलब क्यों हुआ है मेरे साथ, इतनी ज्यादा एचबी आ गई? तो उन्होंने कहा आप मतलब सिर्फ 2 से 3 दिन ज्यादा पानी पिए, उसके बाद आपने अपनी सीबीसी करवानी है। फिर मैंने 2 से 3 दिन अच्छे से पानी पिया, मतलब कि काफी ज्यादा पानी पिया। फिर मैंने तीसरे दिन करवाई, मेरी एचबी टोटली नॉर्मल 13 ही। तो इसका मतलब क्या था कि डिहाइड्रेशन थी, कुछ भी नहीं था वो। मतलब मैं पॉलीसाइथीमिया से नहीं सफर हो रही थी, मेरे आरबीसी तो सेट थे, मगर एचबी एकदम से इतनी आ रही थी, आरबीसी भी चलने ज्यादा आ रहे थे, लेट्स सपोज अगर आ रहे होते। तो मसला क्या बना था? बताना चाह रही हूँ कि डिहाइड्रेशन के केस में भी आपकी एचबी और आपके आरबीसी अक्सर ही ऊपर चले जाते हैं, और आप डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो हुआ बस ये होता है कि डिहाइड्रेशन हुई होती है। तो आपको पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन में आरबीसी नीचे जाते हैं या ऊपर आते हैं। पल्मोनरी डिजीजेस जितनी भी होती हैं, लाइक ओपीडीज हैं जितनी भी, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस वगैरह, उनमें भी हो जाता है। और उसके अलावा स्मोकिंग में हो सकता है, या फिर किडनी के ट्यूमर्स हो जाए और वो इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनानी शुरू कर दे। आपको पता है ट्यूमर या कैंसरस कंडीशंस में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी आरबीसी ज्यादा हो जाएंगे स्मोकिंग के केस में। या कोई जेनेटिक कॉज हुई है, या पॉलीसाइथीमिया वीरा, वो तो हमने पहले ही कह दिया कि पॉलीसाइथीमिया में ज्यादा होगा। अब हेमाटोक्रिट नॉर्मली कितना होता है? मैंने आपको कहा है कि आप एवरेज 45 याद रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक वैल्यू है एवरेज। बाकी मेल्स में ज्यादा, फीमेल्स में कम होता है। ये किन किन कंडीशंस में ज्यादा आ सकता है? ये मैंने अभी अभी एक कंडीशन तो आपको बता दी है कि डिहाइड्रेशन के केस में एचबी, हीमोग्लोबिन,
हिमेटोक्रिट और आरबीसी ये सारे ही ज्यादा आते हैं। बाकी पॉलीसाइथीमिया भी मैंने आपको बता दिया है, कोपीडी भी बता दिया, जितनी भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज हैं। कौन कौन सी होती हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, कोई मेंशन करेगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एक तो रिस्ट्रिक्टिव होती है ना, एक ऑब्स्ट्रक्टिव होती है। गंदे बच्चों, सेकंड ईयर को भी पढ़ा दिया मैंने, थर्ड ईयर को भी पढ़ाया, मैं फर्स्ट ईयर को भी मैम पढ़ाया। एस्थमा, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा। जी, ब्रोंकेक्टेसिस, ठीक है शाबाश। एस्थमा, एम्फीसीमा, ब्रोंकेक्टेसिस। और जो एआरडीएस होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो आपको पता है रिस्ट्रिक्टिव में आता है। ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेगरी है ना, एक रिस्ट्रिक्टिव होती है। ठीक हो गया, शाबाश। बाकी आप इरिथ्रोपोइटिन बाहर से मतलब के सिंथेटिक यूज कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा हो जाता है हिमेटोक्रिट। डिहाइड्रेशन के केस में मैंने आपको बता दिया है, बस ये मशहूर कंडीशन थी। बाकी हिमेटोक्रिट एनीमिया में कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है आपको पता है, आरबीसी के अंदर मौजूद प्रोटीन होती है। अब तीन लफ्ज आपको मैंने, तीन वैल्यूज कही कि आपने याद करनी है, और आपने मेरे कहने से एज यू आर ओबीडियंट स्टूडेंट्स आपने वो फौरन याद भी कर ली कि जो एमसीवी है वो 80 से 95 फेम्टोलीटर होता है, एमसीएच 27 से 34 होता है, और जो हमारे पास एमसीएचसी होता है उसको हम परसेंटेज में भी ले लेते हैं। तो आपने वो तीनों वैल्यूज याद कर ली, मगर आप थोड़े से परेशान हुए कि हमें सेल्स तो समझ आ गए, एक आरबीसी है, एक प्लेटलेट, एक डब्ल्यूबीसी है, ये तीन चीजें क्या है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये कहलाते हैं रेड ब्लड सेल के इंडिसेस। ठीक है, रेड ब्लड सेल की जब वैल्यू चेक हो रही होती है, साथ ही हम ये तीनों फैक्टर्स भी चेक करते हैं। एमसीवी हमें बताता है आरबीसी का साइज कितना है। जैसे अगर किसी का एमसीवी नॉर्मल, मैंने आपको कहा है कि 80 से 95 फेम्टोलीटर होता है, अगर किसी का एमसीवी लेट्स सपोज 50 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या समझ आनी चाहिए हल्की फुल्की बात से? माइक्रोसिटी का आरबीसी है। शाबाश, के आरबीसी छोटे साइज के बन रहे हैं। एमसीएच जो है ये पर आरबीसी कितनी हीमोग्लोबिन का वो मैस ऑक्यूपाई हो रहा है, ये बताते हैं। एमसीएच से हमें कंसंट्रेशन बताते हैं। ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं हमारे पास डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को अगर आपने माइक्रोस्कोप में देखना है तो आपको थोड़ी सी उसकी सेंस क्लियर होनी चाहिए। क्या, मैंने आपको ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स तो बता दिए कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, बाकी तीन ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। लेकिन अब इनकी शेप को याद करने के लिए हमने थोड़ी सी वो बनाई हुई थी, मतलब के छोटी छोटी सी निशानियां रखी हुई थी। मैं नहीं बताऊंगी, बाप बताएंगे, मैंने तो बहुत बार पढ़ा दिया आपको। बताएं मुझे, बेजोफिल से शुरू कर दें, चलें। बेजोफिल की क्या निशानी होती है? ग्लासेस लाइक ग्लास? बेजोफिल की ये निशानी नहीं होती, किसने बोला है, ये बाल जरा सामने आ जाए मेरे। अच्छा जी, हाईली ग्रेन्युलेटेड होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल को हमने कहा था जो है बेजोफिल और इयोजिनोफिल। इयोजिनोफिल हमें देख के लगता है जैसे सेल ने ऐनक लगाई हुई है, ग्लासेस वाला सेल हमें लगता है। ठीक है, यहाँ से देखें, ये ज्यादा अच्छी डायग्राम है, ये हमारी टेक्स्ट बुक की ही डायग्राम है, होपफ्रेंड की। तो अगर आप सबसे पहले ए में देखें, क्या नजर आ रहा है? न्यूट्रोफिल। शाबाश, कैसे पता चला? क्योंकि 2 to 5 लोब्स थी। अगर न्यूक्लियस 2 to 5 लोब्ड हो तो वो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये न्यूट्रोफिल है। मैं इसको आरबीसी क्यों नहीं समझ सकती? नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने तो डायग्राम ही एम्प्टी ऐड किया है, उसमें एबीसी जस्ट मैम लिखा है, नाम नहीं लिखे। तो आरबीसी आरबीसी क्यों में नहीं तो कह न्यूक्लियस सकते नहीं हम? होता। शाबाश, आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, रुबाब ने बिल्कुल ठीक बताइए, तो मैं कैसे इसको आरबीसी कह दूं? तो ये तो मुझे पता है कि अगर ये न्यूक्लिएटेड है तो ये है तो कोई डब्ल्यूबीसी है, मगर पांच में से कौन सा डब्ल्यूबीसी है वो मुझे इससे पता चला है कि 2 to 5 लोब्स है। मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 4 लोब्स नजर आ रही हैं। फिर बी में आ जाए, बी क्या है? इयोजिनोफिल, कैसे पता चला? ग्लासेस। जी, नहीं नहीं, एनक से, ग्लासेस छोड़ दें, हम एनक से ही याद रखेंगे। ठीक है, ये एनक वाला सेल है। तो हमने कहा था जिस सेल ने एनक पहनी होती है, ऐसे लगता है दो आंखों वाला सेल है, तो मतलब उसको हम इयोजिनोफिल कह देते हैं। फिर हमने कहा था बेजोफिल हाईली ग्रेन्युलेटेड होता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट हमने कैसे याद रखा था? बीन बीन शेप। शेप, मिनी बीन शेप। शाबाश, किडनी शेप, बीन शेप, लोबिया की तरह की, किडनी की तरह की शक्ल वाला, ऐसे जैसे डंटी न्यूक्लियस है। और उसके बाद हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को कैसे याद रखा था? मैम इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। चलें ठीक है, शाबाश। अब हम आ जाते हैं अपने ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट से हम बात को स्टार्ट करने लगे हैं, डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करने लगे हैं ना हम। तो पहले ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपीनिया हम देखने लगे हैं। अब पहले हम वो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको पहले आती हैं, मुझे पता है, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं।
आरबीसी कम हुए तो एनीमिया कहलाया, आरबीसी ज्यादा हुए तो पॉलीसाइथीमिया कहलाया। अब हमने वो कंडीशंस डिस्कस करनी है जब डब्ल्यूबीसी कम हो, और ये अब काम की बात शुरू होने लगी है हमारे। और अफसोस के साथ पता नहीं टाइम कहाँ जा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। 7:10 होने लगे हैं, फिर से 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। तो अब हमारे काम की बात शुरू होने लगी है। जैसे अक्सर लोग, अक्सर ही लैब्स क्या करती हैं, वो ना कमेंट या ओपिनियन के नाम से एक नीचे रिमार्क देती हैं। यानी कि रिमार्क लिखा होता है हेडिंग, और नीचे लिखा होता है कि ल्यूकोसाइटोसिस इज सीन या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज सीन। और अक्सर मेडिकल स्टूडेंट से वो रीड नहीं की जाती कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मतलब आपको ये वाली टर्म्स आनी चाहिए, अब ये आपके काम की चीज है। तो हम पहले वो जनरल टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। पीनिया का क्या मतलब हमने याद रखा था, क्या निशानी है पीनिया जब किसी डेफिशिएंसी। वर्ड के। जी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। कमी। जब भी पीनिया हो तो हम कहेंगे कमी है। जैसे अगर मैं कहूँ ल्यूकोपीनिया, किस चीज की कमी? WBCs की। ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स की। की कमी। WBC। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की कमी। प्लेट्स। शाबाश। पीनिया का मतलब होता है कमी। चलिए अब सबसे मजे की बात, अगर हम अपनी लास्ट वाली स्लाइड पे ही मूव कर दें जहां हमारा कोर लिखा हुआ है। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है? मैम जिसमें सारे मैम सेल्स होल कम हो ब्लड ऑल जाते सेल्स की कमी। लिनिएजेस का कम हो जाना। जी, पैन मतलब ऑल, साइटो मतलब सेल्स, हैं। मैम पीनिया सारे मतलब सेल्स का कमी। कम हो जाना। शाबाश जी, बिल्कुल अक्सा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं बेटा, सारे सेल्स की कमी। ठीक है, पैन साइटोपिनिया, ऑल सेल्स डेफिशिएंसी। तो ऐसे मरीज के अंदर फिर क्या क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? तो यहाँ से मैं आपकी ये चीज क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब हमारे अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या हो सकता है, बताएं। एनीमिक बंदे के अंदर क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं आमतौर पे? मैम मैम पेल होगा, फटीग होगी, एसओबी टैकिकार्डिया होगी, होगा पेलर उसे, होगा। डिस्पनिया होगा। जी। जी फटीग। ठीक है उसको। जी, बहुत जल्दी थोड़े से बर्तन धो के थकावट शुरू हो जाएगी, सांस नहीं ठीक आएगा, थोड़ी सी सीढ़ियां वो चढ़ेगा उसको सांस चढ़ जाएगा, डिजीनेस होगी, कोल्डनेस होगी, उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स का पेलर हो जाएगा, चेस्ट पेन और चेस्ट टाइटनेस फील होगी। डब्ल्यूबीसी कम होंगे, इसकी वजह से क्या नुकसान होगा उसको? इम्यूनिटी लो हो जाएगी। ऐसा ही है ना, हर आए दिन मैम उसको बुखार रिकरेंट हो जाएगा। इन्फेक्शंस। जी शाबाश, रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार बुखार, इन्फेक्शंस। और उसके बाद अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो उसकी बॉडी पे ब्रूजेस वगैरह, मतलब निशान अक्सर लोगों के जिस्म पे नील पड़ जाते हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं कि रात को सही सोते हैं सुबह नील होते हैं। तो ये स्पॉटिंग या ब्रूजिंग जो है, और ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा होना नाक से, गम्स में से एपिस्टेक्सिस का होना, इस तरह की चीजों का, ये क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की तरफ लेके जा रहा है आपको। ठीक है, तो पैन साइटोपिनिया भी पता चल गया हमें, और बाकी सारे पीनियाज भी पता चल गया। पीनिया मतलब कमी। और अगर अब मैंने किसी चीज की एक्सेस को शो करना है, ज्यादती को शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या टर्म यूज करूंगी? साइटोसिस। साइटोसिस, और जो साइटोसिस, हमारे पास शाबाश। साइटोसिस न्यूट्रोफिल्स या है तो फिर, फिर से उनके लिए फीलिया। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अगर ज्यादा चीज को जाहिर करना है तो उसके लिए दो चीजें हैं, साइटोसिस भी इस्तेमाल हो सकता है और फीलिया भी। तो जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल जब वो ज्यादा हो जाए तो उनके लिए हम न्यूट्रोसाइटोसिस नहीं यूज करते, फिर हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, यानी न्यूट्रोफिल ज्यादा, बेसोफिलिया मतलब बेसोफिल ज्यादा, और इयोसिनोफिलिया मतलब इयोसिनोफिल ज्यादा। ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ल्यूकोसाइट्स की ज्यादती। अब ल्यूकोपीनिया किन किन कंडीशंस में हो जाता है, आप मुझे जनरल बताएं, ल्यूकोसाइट्स की कमी किन किन कंडीशंस में हो जाती है? न्यू प्लास्टिक कंडीशन में भी कम होती है। जी, ए प्लास्टिक एनीमिया में तो हमने अभी बात की है कि पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया। जी, तो ए प्लास्टिक एनीमिया में भी बेसिकली पैनसाइटोपिनिया ही हो रहा होता है, इसलिए वहां पे भी कम हो जाता है। जब हम पेशेंट को कीमो दे रहे होते हैं ना, हमारा बेसिक मकसद क्या होता है, बेसिक एम क्या होता है? कैंसर सेल को किल करना। कैंसर सेल्स मतलब एक्सेसिव सेल प्रोडक्शन ना, ऐसा ही है। जी। यस। तो हम कीमोथेरेपी देने के चक्कर में उसके सारे डब्ल्यूबीसीज को ही मार देते हैं, कम करने के चक्कर में, कंट्रोल करने के चक्कर में। बेटा 1 मिनट, अजान शुरू हो गई है। ल्यूकोसाइटोसिस किन कंडीशन होती है, ये आपने भी याद रखना है, मतलब जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर याद हो जाता है। तो एचआईवी में भी
जब इन्फेक्शन होता है ना HIV का, तब भी ल्यूकोसाइट्स कम हो जाते हैं। ये वाली बात आप लाजमी याद रखिएगा, ये काम की चीज है। कीमोथेरेपी में कम हो जाता है। बाकी कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में, होजकिन्स लिम्फोमा में, इन सभी कंडीशंस में ल्यूकोपीनिया हो जाता है। और जो ल्यूकोसाइटोसिस है, ये किन कंडीशंस में होती है? अच्छा, ये वाली चीजें पढ़ने से पहले अगर हम एक जनरल रिवीजन करें कि हमने फर्स्ट ईयर में भी फिजियो में ये बात पढ़ी है, सेकंड ईयर में कहाँ पढ़ी है, सेकंड ईयर में हीमो में पढ़ी है, और थर्ड ईयर में माइक्रो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने पढ़ी है। मैं सबको ये जनरल वाली बात तो सबसे पहले बताती हूँ कि नॉर्मली ल्यूकोसाइटोसिस किस वजह से होती है, यूजिनोफिलिया किस वजह से होता है, बेजोफिलिया किस वजह से होता है, न्यूट्रोफिलिया किस वजह से होता है? चलें शाबाश, बताएं, न्यूट्रोफिलिया बताएं सबसे पहले। मैम बैक्टीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस वायरल इन्फेक्शन। हैवी वायरल वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। बेजोफिलिया एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शन। रिएक्शंस। शाबाश। और हैवी इयोजिनोफिलिया पैरासाइट्स। पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जी। तो इससे हमें ये फायदा होता है, जो हमने फर्स्ट ईयर से ही ये बात याद रखी हुई है ना, उसका एक फायदा हमें ये होता है कि हम इजीली गेस कर लेते हैं, जल्दी पता चल जाता है। जैसे किसी के बेसोफिल रेज्ड आ रहे हैं तो आप बता देते हैं कि आपको एलर्जी हुई है, किसी के इयोसिनोफिल्स रेज्ड आते हैं, आप उसको बता देते हैं कि मुझे लग रहा है आपके पेट में कीड़े हैं, मतलब आपको पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हुआ हुआ है। या फिर किसी के, जरूरी नहीं है पेट में कीड़े हो, मेरे कहने का मतलब है कि आप बता देते हैं कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है। वो पैरासाइट किस नेचर का है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है, या फिर शिस्टोसोमिया, वो हमें नहीं पता चलता सीबीसी से, वो तो बाद में वर्कअप होता है पूरा का पूरा। तो मतलब इन मोटी मोटी चीजों से हम फौरन फौरन गैस कर लेते हैं कि मसला चल क्या रहा है। अब कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन सा वायरल इन्फेक्शन, वो फिर हमारा बात का काम होता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस किन किन कंडीशंस में होती है? खास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस में, उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी नजर आ जाती है। लेकिन न्यूट्रोफिलिया ज्यादा कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। फिर इन्फ्लामेशन हो जाए तो WBC में ज्यादा होना ही होना होता है। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में भी ल्यूकोसाइट ज्यादा हो जाते हैं। अभी हमने बात की है कि कौन से वाले ल्यूकोसाइट्स ज्यादा होंगे एलर्जिक रिएक्शन में, बताएं। बेसोफिल्स। शाबाश। ऐसे ही एस्दमा भी है, ठीक हो गया। शेप्स हमने देख ली हैं। अब न्यूट्रोपीनिया किन किन कंडीशंस में होता है, बल्कि पहले फीलिया देख लें। न्यूट्रोफिल का काउंट कब कब रेज्ड हो सकता है? जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, या कभी माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज हो जाती है, आपको कोई ट्यूमर हो जाता है, या आप जब स्प्लीन रिमूव करवा लेते हैं अपनी, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी, उसके बाद स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, हाइपोक्सिया आपको हुआ हुआ है। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन टिश्यू लेवल में कम कम हो जाता होती है, है। तो टिश्यू को कम हो जाता ऑक्सीजन का कम हो जाना टिश्यूज में या ब्लड में? टिश्यूज में। और अगर टिश्यूज ब्लड में कम हो जाए तो? है टिश्यू में। हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सीमिया। होगा। और एपिनेफ्रिन के अक्सर, मतलब ये 2 साल पहले MCQ आया हुआ UHS में, एग्जैक्ट नहीं याद मुझे कैसे आया था, सिनेरियो बेस्ड था। अगर पेशेंट एपिनेफ्रिन इंजेक्शन ले ले तो मतलब कि क्या सस्पेक्टेड है उसमें, इन न्यूट्रोफिलिया, यूजिनोफिलिया, इस तरह के ऑप्शन थे। तो अक्सर ये एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन जब लेता है ना मरीज, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स के काउंट रेज्ड हो जाते हैं। ऐसे ही स्ट्रेनस एक्सरसाइज के बाद भी न्यूट्रोफिल के काउंट रेज्ड हो जाते हैं। फिर न्यूट्रोपिनिया किन कंडीशंस में हो सकता है? न्यूट्रोफिल्स किन किन कंडीशंस में कम हो सकते हैं? ए प्लास्टिक एनीमिया में, जैसा कि हमें अभी भी पढ़ा है, पैनसाइटोपिनिया। ए प्लास्टिक एनीमिया का कॉमन फीचर, ए प्लास्टिक एनीमिया का पैनसाइटोपिनिया। तो पैनसाइटोपिनिया में तो हमने कहा था हर सेल लीनेज डिस्ट्रॉय होगी, हर सेल लीनेज फॉल कर जाएगी। ऐसी आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई हो आपको, तब न्यूट्रोफिल्स के काउंट कम हो सकते हैं। आप कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं तो वो आपके न्यूट्रोफिल के काउंट को कम कर देती है। जैसे स्टीरोइडल थेरेपी का क्या इफेक्ट है, कोई मुझे इस बात को रिलेट करके बताएगा, खासतौर पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स? GCSF हमने पढ़ा था ना कि उसे लेने से क्या होता है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं याद आ रहा, आपको आना चाहिए वैसे याद। अगर आरबी इसकी प्रोडक्शन ही कम हो जाए बोन मैरो से, तब भी न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाए, या ये कहीं मार्जिनेशन कर जाए, मतलब मूव कर जाए न्यूट्रोफिल, तो भी कम हो जाएंगे। और उसके अलावा कोई मेडिकेशन ऐसी हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जैसे अगर आप कार्बिमाजोल इस्तेमाल करें, क्लोरमेजीन इस्तेमाल करें, ट्राइमेथोप्रिम इस्तेमाल करें, इसकी वजह से क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली नेचुरली ही उस मेडिकेशन के इफेक्ट में न्यूट्रोफिल का काउंट कम लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही लिम्फोसाइटोपिनिया कब होता है, लिम्फोसाइटोसिस कब होती है, लिम्फोसाइट्स का काउंट किन किन कंडीशंस में कम होता है? कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं,
बोन मैरो डैमेज हो गया है, या कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जो कि अक्सर ही लोग इस दौर में, आज के मौजूदा दौर में बहुत से लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं। कोई किसी मकसद के लिए ले रहा है, कोई किसी मकसद के लिए, मतलब अक्सर स्टीरॉइड आप देखते हैं कि हर चौथा बंदा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा बंदा तो नहीं लेकिन हर चौथा बंदा स्टीरॉइड पे चल रहा है आजकल। इतना स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, और उसके नुकसान इतने ज्यादा है। लिम्फोसाइटोसिस किन किन कंडीशंस में हो जाती है? वायरल इन्फेक्शंस में, अभी भी मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे बताया है कि लिम्फोसाइटोसिस एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस में हो जाती है। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, प्रोटोजोवल इन्फेक्शन, टोक्सोप्लाज्मा के इन्फेक्शन में, ठीक है, ये होने के चांसेस होते हैं। बाकी eosinophils कब कम होते हैं इसको तो हम ना ही डिस्कस करें, क्योंकि ये पहले इतने कम है, इन्होंने बेचारों ने और क्या कम होना है। लेकिन ये ज्यादा हो सकते हैं, ये हम बात डिस्कस करेंगे। ज्यादा ये एलर्जिक रिएक्शंस में या एस्थमा वगैरह में हो जाते हैं, किसी को हे फीवर है या कोई और एलर्जिक रिएक्शंस है। बेजोपिनिया कब होता है?